हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल जेम्स ऑफ एनसीईआरटी पे। और हम लोग जो है अभी हेलो एल्केन हेलो एरीज चैप्टर पे बात कर रहे थे। तो अभी हम लोग पिछले वीडियो में जो है ना हम लोग ये स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट जो है ना स्टार्ट से करने से पीछे तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोगों को ना स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट जो है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोगों को कंप्लीट कर। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका जो है ना ये आपको सबसे पहले देखना है यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है ना दो तरह का रिएक्शन था। SN1 रिएक्शन था और एक SN2 रिएक्शन था। और SN2 रिएक्शन में आपको जो है देख रहे थे कि हम लोग यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का इशू आ रहा था। और SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखना रहता। तो SN1 में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखना है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 3 डिग्री का था, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री था। और SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस था। इसके कारण हम लोग देखते थे कि CH3X में सबसे ज्यादा जो है ना आपको यहाँ पे जो है ना रिएक्टिविटी जो है ना SN2 रिएक्शन शो कर रहा था। और उससे कम रिएक्टिविटी जो है ना आपका 1 डिग्री हो गया, उससे कम रिएक्टिविटी 2 डिग्री, उससे कम रिएक्टिविटी 3 डिग्री में आपको देखने को मिल रहा था। तो हम लोग इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करें तो क्या होता है स्टेरियोकेमिस्ट्री। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction. In order to understand the stereochemical aspect of substitution reaction, we need to learn some basic stereochemical principle and notation. हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुछ हम लोग प्रिंसिपल नोटेशन आप लोग जो है ना वीडियो देखते हुए आप लोग एनसीईआरटी बुक को सामने रखिए और सामने रख करके ही सारा वीडियो को ना लाइन बाय लाइन कंप्लीट करिए। और आपका हर एग्जाम में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है ना समझना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और हम लोग क्या करते हैं ना कभी कभी जो है ना पढ़ते पढ़ते और लास्ट में सिलेबस खत्म कर लेते हैं और एनसीईआरटी हम लोगों का क्लियर नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे हर वीडियो में आपका हर एक लाइन बाय लाइन जो है ना करते जा रहे हैं, ज्यादा अनवांटेड बात भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। हम लोग यहाँ पे जो है ना सबसे पहले ना सबसे पहला जो टर्म यहाँ पे देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी है। सेकेंड आपका जो है ये है आपका कैरलिटी। सेकेंड टर्म एक आता है आपका कैरलिटी का टर्म आता है। और थर्ड एक टर्म आता है आपको इसमें रिटेंशन और इन्वर्जन और एस्माइजेशन। रिटेंशन है, रिटेंशन है और 4 नंबर पे आपका हो गया इन्वर्जन। इन्वर्जन है और यहाँ पे 5 नंबर पे आपका रेस्माइजेशन। ये तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे और भी कुछ कुछ बात पढ़ेंगे, एनेंशियोमर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और एक ये आपका जो है रेशमिक मिक्सचर तो हम लोग बात हो ही गया। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ना हम लोगों का जो टॉपिक है ये आपका ना ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला जो है ना टॉपिक है हम लोगों का। तो हम लोग ये सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। देखिए, हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी पे सबसे पहले बात करें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। ये है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट produced by passing ordinary light through Nicol prism is rotated when it is passed through the solution of certain compound. Such compound are called optically active compound. हम लोग सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को समझने से पहले ना हम लोग ऐसे तो क्लास 11 में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से अभी थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये है आपका नॉर्मल लाइट है। ये जो है ना आपका लाइट है। ये लाइट है आपका जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये नॉर्मल लाइट को हम लोग क्या करते हैं ना कि निकोल प्रिज्म से इसको पास करते हैं यहाँ पे। और ये पास करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका यहाँ पे ना आपको बनेगा। इसे पास करवाने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आपको ये लाइट बनता है, एक तरह का लाइट। इसको हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल बोलते हैं। और ये पीपीएल को हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लेते हैं कि इसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लोग जो है ना इससे इस लाइट को पास करवा रहे हैं। इस लाइट को पास करवाने के बाद यहाँ पे ना दो तरह का सिचुएशन आता है। सबसे पहले ये जो आपका कंपाउंड दिख रहा है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये सभी हम लोग देखेंगे कि क्या है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो यहाँ पे आपका जो है ना ये है आपका नॉर्मल लाइट।
और ये वाला जो दिख रहा है आपको बीच में, हम लोग अलग कलर से देख लेते हैं बाद में आपको दिक्कत ना हो। ये आपका जो है ना निकोल प्रिज्म। तो यहाँ पे नॉर्मल लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म से जब पास करवाते हैं तो पीपीएल बनता है। इस पीपीएल को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में जब रखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को ना दो तरह का सिचुएशन दिखता है। एक सिचुएशन है कि मान लीजिए कि ये आपका लाइन है, यहाँ से ये वाला जो पीपीएल लाइट है आपका इधर के तरफ जो है ना राइट साइड जो है आपका रोटेट हो जाता है, यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि राइट इधर ये क्लॉकवाइज जो है ना आपका रोटेट हो गया। तो ये आपका जो रोटेशन हुआ है इसको हम लोग इस रोटेशन को डेक्स्ट्रो बोलते हैं। इस रोटेशन को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेशन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग ना प्लस भी बोलते हैं, और कभी कभी हम लोग इसको डी फॉर्म भी हम लोग बोल देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये वाला लाइट को हम लोग अगर मान लीजिए कि इधर की तरफ अगर घुमा दिया, ये आपका जो है ना एंटी क्लॉकवाइज अगर हो जाता है, ये आपका एंटी क्लॉक हो जाता है, तो इसको हम लोग ना लीवो बोलते हैं, लीवो भी बोलते हैं। और इसको लीवो को हम लोग ना माइनस भी बोलते हैं, और यहाँ पे आपका एल फॉर्म भी इसको कहा जाता है। ये है आपका डी फॉर्म और ये है आपका, और में आपका हो जाएगा डेक्स्ट्रो या प्लस या आपका डी फॉर्म लीवो, या आपका हो जाएगा आपका एल फॉर्म, उसको आप बोल सकते हैं। यानी कि दो तरह का सिचुएशन आपको दिखता है, डी फॉर्म भी दिखता है और यहाँ पे एल फॉर्म भी यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म, जब पास करवाते हैं, इज रोटेटेड व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, यानी कि ये जो सर्टेन कंपाउंड है यहाँ पे आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही होगा। Such compounds are called optically active compound. The angle by which the plane polarized light is rotated is measured by instrument called polarimeter, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल जो मेजर किया जा रहा है, ये एंगल जो है ना पोलैरिमीटर के द्वारा जो है ना आपका यहाँ पे मेजर्ड होगा। If the compound rotates the plane of polarized light to the right, यानी कि क्लॉकवाइज अगर आपको घुमाता है तो हम लोग इसको राइट को हम लोग प्लस साइन देते हैं क्लॉकवाइज को। यहाँ पे आपका जो है दिख रहा है कि क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो। और यहाँ पे डी फॉर्म भी इसको कहा जाता है, एंड इज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव साइन बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन, यानी कि डिग्री ऑफ रोटेशन लिखने से पहले इसको हम लोग प्लस फॉर्म भी इसको दिखाते हैं कंपाउंड में। हम लोग अगर ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है आपका, इफ द लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि ये वाला जो सेकंड केस आता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज तरफ जो है ना आपका जो है ना घूम गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटिव एल फॉर्म, और निगेटिव फॉर्म यहाँ पे बोलते हैं, बिफोर द डिग्री ऑफ रोटेशन से पहले लिखते हैं। सच प्लस एंड माइनस आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड फेनोमेना इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, यानी कि ये जो आपका यहाँ पे जो है ना प्लस और माइनस फॉर्म, जो दो फॉर्म आपका डी और एल फॉर्म दिख रहा है, इसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है, लेकिन इस फेनोमेना को हम लोग जो है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये आपका फेनोमेना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया। और ये जो प्लस और माइनस दो फॉर्म का कंपाउंड मिला है, एक ये और एक ये दोनों फॉर्म को हम लोग आपस में आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स है। हम लोग अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसमें मॉलिक्यूलर एसिमेट्रिक कायरलिटी और एनेंशियोमर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर एसिमेट्री क्या होता है, ठीक है। एसिमेट्री और सिमेट्री का मतलब यही हुआ कि आप मिरर इमेज जो है ना जिसका बना सकते हैं वो सिमेट्रिकल है, जिसका नहीं बना सकते वो अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे आप देखिए मिरर इमेज आपका सुपर इम्पोज भी करना जरूरी है, या आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी लाइन जो है आपका काट रहा है, कोई भी बीच का लाइन जो है आपका दो इक्वल पार्ट में आपका अगर कट कर रहा है, तो इसको आप जो है ना सिमेट्रिकल सबसे अच्छा तरीका से बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको द ऑब्जर्वेशन ऑफ लुइस पास्चर दैट क्रिस्टल ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी कि आपको यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम लोग जब सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट है आपका लुइस पास्चर है, और ये आपका 1884 में आपका कोई सर्टेन कंपाउंड जो है ना आप देखा कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, ये जो है ना देखा था, और ये बताया था कि इसका जो है ना फॉर्म ऑफ मिरर इमेज जो है लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी कि जैसे इसका मिरर इमेज देखा था वहीं से जो है लुइस पास्टर जो है इसके बारे में सोचना शुरू कर दिए थे। ही डेमोंस्ट्रेट दैट aqueous solution of both types of crystal showed optical rotation, यानी कि ये देखा था कि मिरर इमेज और नॉर्मल जो इसका जो मेन कंपाउंड था उसका मिरर इमेज था, दोनों जो है ना आपका यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन जो है ना शो कर रहा था।
इक्वल इन मैग्नीट्यूड फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन था लेकिन इक्वल कंसंट्रेशन में शो कर रहा था ऑप्टिकल रोटेशन। ही बिलीव दैट दिस डिफरेंस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, यानी कि आपका दो तरह का क्रिस्टल दिखता है और इसका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। डच साइंटिस्ट जे भांट हॉफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट सीलेबेल जो है आपका सेम ईयर 1874 में इंडिपेंडेंटली जो है ना आर्ग्यू दैट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फोर ग्रुप, यानी कि चार वैलेंसी होता है कार्बन का, तो कार्बन चार बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है अराउंड द सेंट्रल एटम इज टेट्राहेड्रल एंड इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू दैट कार्बन आर डिफरेंट, the mirror image of the molecule is not superimposed overlap on the molecule, such a carbon is called asymmetric कार्बन या स्टेरियो सेंटर। यानी कहना चाह रहा है कि यहाँ पे अगर जो है ना मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ये जो है आपका कार्बन से चार बॉन्ड है, अगर यहाँ पे चारों यहाँ पे ग्रुप जो है ना अलग अलग है, यहाँ पे चारों ग्रुप अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग है, ये बी है और ये आपका डी है और ये आपका ई है, तो यहाँ पे आपका चारों अलग अलग है, तो इसको हम लोग चारों डिफरेंट होगा तो इसका मिरर इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट सुपरइम्पोज। इस कंपाउंड का अगर मिरर इमेज लेंगे, यहाँ पे मिरर इमेज अगर इस कंपाउंड कर लेंगे तो यहाँ पे इसका सुपर इम्पोज नहीं करेगा, यहाँ पे जो इसका मिरर इमेज बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, ये ए है, यहाँ पे ई बन जाएगा और यहाँ पे डी बन जाएगा और यहाँ पे आपका बी बन जाएगा, इस तरह से इसका मिरर इमेज होगा। इसको उठा के इसके ऊपर आप डाल दीजिए, इसको उठा के इसके ऊपर आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ई के नीचे बी आ जाएगा, बी के नीचे ई आ जाएगा और ये दोनों तो खैर समझ में आ रहा है कि ए और डी तो ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए हम लोग इस वाला कार्बन को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि आपका ये वाला जो कार्बन यहाँ पे दिख रहा है एसिमेट्रिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाता है तो हम लोग उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए हम लोग अभी भी जस्ट बोले थे कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी पीछे, हम लोग स्टार्टिंग में जो बोले थे मिरर इमेज में सिमेट्रिकल में, कि जैसे मान लीजिए कि आपका ए लेटर है, ए लेटर को ना बीच से आप कट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस साइड और इस साइड का दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है तो हम लोग इस तरह के मॉलिक्यूल ना हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल है। लेकिन कभी कभी पी है, इसको नहीं कर सकते तो ये आपका जो है आपका अनसिमेट्रिकल में आ जाएगा, ये भी अनसिमेट्रिकल में आ जाएगा। जो आपका अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल को हम लोग बोलते हैं कि ये आपका जो अनसिमेट्रिकल वाला है ये आपका हम लोग बोल सकते हैं इसको कि एक जो अनसिमेट्रिकल है वो कायरल है, जो आपका सिमेट्रिकल है वो आपका ए कायरल हो जाएगा। अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। अनसिमेट्रिकल है तो कायरल और सिमेट्रिकल है तो एकरल। तो यहाँ पे द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल वुड बी लैक सिमेट्री एंड इज रिफर्ड टू एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, यानी कि इसको ए कायरल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग विद नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी ऑफ मिरर इमेज इज रिस्पांसिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि यही जो आपका एसिमेट्रिक कार्बन पाया जा रहा है और यही एसिमेट्रिक कार्बन के कारण जो है ना इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलता है इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड में। यानी कि आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए एसिमेट्रिक कार्बन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल रोटेशन आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ही नहीं करेगा। आपका सिमेट्री एंड असिमेट्री आर आल्सो ऑब्जर्व इन मेनी डे टू डे ऑब्जेक्ट, a sphere, a cube, cone, all identical to their mirror image and can be superimposed, यानी कि आपका ये एक क्यूब है या मान लीजिए स्फीयर है, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये बनेगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है इसको उठा के इसके ऊपर डाल देंगे तो आपका सुपर इम्पोज कर रहा है। अगर आपका मान लीजिए कि आपका राइट हैंड है, मिरर इमेज के सामने रखेंगे, मिरर के सामने रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो लेफ्ट हैंड बनेगा, और मान लीजिए कि लेफ्ट और राइट हैंड को उसके ऊपर डाल देते हैं तो आपका नहीं बनता है, सुपर इम्पोज नहीं करता है। तो ये आपका जो है ना सुपर इम्पोज नहीं करने वाला एग्जाम्पल हो गया। और ये आपका जो है ना गोला हो गया, जैसे कोई भी स्फीयर है, क्यूब है, ये सब आपका सुपर इम्पोज करने वाला है क्योंकि ये आपका सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। For example, your left and right hand look similar, but if you put your left hand on your right hand by moving them in the same plane, they do not coincide, यानी कि हमारा जो लेफ्ट और राइट हैंड है ये एक दूसरे को coincide नहीं करता है। The objects which are non superimposable on their mirror image like a pair of hand are said to be chiral, यानी कि हमारा जो pair of hand है ये chiral है क्योंकि सुपर इम्पोज नहीं किया है, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन मिरर इमेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा हैंड में। ये आपको जो है ना सुपर इम्पोजेबल ऑफ मिरर इमेज है, ये आपका स्फीयर, ये जो है आपका स्फीयर है, सुपर इम्पोज कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, यानी कि ये आपका कायरल नहीं होगा, ये आपका ए कायरल होगा। The objects which are non-superimposable on their mirror image like a pair of hand are said to be chiral and this property is known as chirality. Chiral molecule are optically active. अगर आपका मॉलिक्यूल कायरल हो गया, सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका जो है अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल अगर कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा आपका कायरल, और अगर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल कायरल है तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव।
ऑप्टिकली एक्टिव कायरल से ही आता है, और कायरल का मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज, तो ये याद रखिएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन, यानी कि ये जो है ना आपका सुपर इम्पोज नहीं करेगा, एक के ऊपर रख देंगे एक तो नहीं काम करेगा। ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोज ऑन देयर मिरर इमेज लाइक अ पेयर ऑफ हैंड आर सेड टू बी कायरल हो जाएगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कायरलिटी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कायरलिटी कहते हैं। कायरल मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव व्हाइल द ऑब्जेक्ट व्हिच आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, ये आपका ए कायरल हो गया। यानी कि अगर सुपर इम्पोज कर रहा है तो आपका ए कायरल हो जाएगा। दिस मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि अगर मान लीजिए कोई आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो ये आपका हो जाएगा ए कायरल। ए कायरल अगर हो गया तो ये आपका जो है आप इसको लिख सकते हैं, ए कायरल के नीचे ये हो जाएगा सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज, यानी कि मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज कर गया ए कायरल मॉलिक्यूल है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, ये स्फीयर का आपका एकदम सब तरफ जो है ना सेम है, तो यहाँ पे जो है ना इसका मिरर इमेज भी सब तरफ सेम ही वाला बनेगा, और इसके ऊपर इसको डाल देंगे तो सुपर इम्पोज कर रहा है, तो सुपर इम्पोज कर गया यानी कि ए कायरल मॉलिक्यूल हो गया। ए कायरल हो गया तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव आ जाएगा। The above test of molecular chirality can be applied to organic molecule, हम लोग इसको जो है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आपका molecular chirality can be applied to organic molecule by constructing models and its mirror image, or by drawing three-dimensional structure and attempting to superimpose them in our mind। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी सोचेंगे, स्ट्रक्चर सोचेंगे और उसको सुपर इम्पोज करवाने की कोशिश करेंगे, और यही सेम फार्मूला हम लोग उसमें भी लगाने की कोशिश करेंगे। There are other aids however that can assist us in recognizing chiral molecules. One such aid is the presence of a single asymmetric carbon atom, यानी कि अगर कोई भी सिंगल asymmetric carbon atom, यानी कि अगर चारों ग्रुप इसका कार्बन का डिफरेंट होगा। One such aid is presence of single asymmetric carbon. Let us consider two simple molecule, propane 2-ol की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं और ब्यूटेन 2-ol की बात कर रहे हैं, and their mirror image। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे आपका ना दो कार्बन है, एक बीच में यहाँ पे कार्बन है और एक दोनों साइड मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, यानी कि प्रोपेन हो गया, और दो नंबर कार्बन पे OH है, तो इसीलिए प्रोपेन 2-ol यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये आपका जो है ना प्रोपेन 2-ol है, इसका मिरर इमेज हम लोग यहाँ पे बी नंबर बना लिए। ये आपका ए नंबर है कंपाउंड और बी नंबर इसका मिरर इमेज आपका यहाँ पे दिख रहा है। मिरर इमेज जो है ना प्रोपेन 2-ol का कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको उठा के इसके ऊपर डाल देंगे तो यहाँ पे मिरर इमेज जो है आपका नहीं कर रहा है, मतलब कि सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, बी को अगर 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये हम लोगों को जो है ना सी मिल जाएगा। ये सी जो है ना सेम टू सेम मिल गया, और यहाँ पे ए जो है सी पे सुपर इम्पोज कर गया। As you can see very clearly, propane 2-ol does not contain an asymmetric carbon, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ना आपका असिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है असिमेट्रिक? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के पास ना दो सेम ग्रुप है, चारों ग्रुप यहाँ पे ए बी डी ई जो है ना सब डिफरेंट नहीं है, इसीलिए ये आपका एसिमेट्रिक नहीं है, यानी कि आपका एसिमेट्रिक जो है ना कार्बन नहीं होने के कारण यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, कायरल मॉलिक्यूल नहीं हुआ। Not contain asymmetric carbon as all the 4 group attached to the tetrahedral carbon are not different. We rotate the mirror image B of the molecule by 180 डिग्री, इसको रोटेट करा दिया। रोटेट कराने पे हम लोग ओवरलैप करवाने की कोशिश किए हैं स्ट्रक्चर C with the structure A, these structure completely overlap, thus propane 2-ol is an achiral molecule। और achiral molecule जैसे हो जाएगा तो ये आपका जो है सुपर इम्पोज मिरर पे यहाँ पे आपका कर गया और यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव के अंदर चला जाएगा। हम लोग नेक्स्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका ब्यूटेन 2-ol। ये आपका हम लोग ब्यूटेन 2-ol के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए ये आपका ब्यूटेन 2-ol है, यहाँ पे आपका ना दो कार्बन इधर C2H5 है और यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक, यानी कि आपका टोटल जो है 4 कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका 2 नंबर पे OH लगा हुआ है। तो ये जो ब्यूटेन 2-ol है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एक वाला जो है ना एक इसका बॉन्ड OH से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से, एक मिथाइल से और एक आपका यहाँ पे इथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पे चारों ग्रुप जो है ना कार्बन से डिफरेंट लगा हुआ है, तो इसीलिए ये जो है ना आपका कायरल मॉलिक्यूल, इसको कायरल कार्बन कह सकते हैं, यानी कि कायरल मतलब अनसिमेट्रिकल कह सकते हैं। इसका मिरर इमेज आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, और इसको भी रोटेशन करा करके हम लोग देखते हैं तो रोटेशन 180 डिग्री हो गया, यानी कि आपका डी नंबर फिगर का इमेज जो है मिरर इमेज ई बना, और ई को हम लोग 180 डिग्री रोटेट करा देंगे तो एफ बनेगा, और यहाँ पे डी और एफ को हम लोग सुपर इम्पोज करवाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि C2H5 जो है ना ऊपर आ गया है इसमें, और यहाँ पे CH3 नीचे आ गया, तो सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहा है, तो यानी कि आप कह सकते हैं डी और एफ जो है आपका, ये आपका अनसिमेट्रिकल कार्बन है, ये तो कह ही सकते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग देख रहे हैं। ब्यूटेन 2 और has 4 different group attached to the tetrahedral carbon and is expected as a chiral हम लोग इसको बोल सकते हैं। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ chiral मॉलिक्यूल जो है ना इस तरह से 2 क्लोरोब्यूटेन भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे C है, यहाँ पे ब्यूटेन है, 2 नंबर पे Cl लगा दीजिए, 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। तो ये भी आपका जो है ना यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ Cl ग्रुप है, एक तरफ हम लोग हाइड्रोजन देख लेंगे इसके पास पहले से, तो यानी कि ये चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये आपको कायरल हो गया, ये आपको अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव में चला जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपका हो जाएगा, यानी कि कायरल होना बहुत ज्यादा जरूरत है। कायरल होगा तभी यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, अगर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल कायरल नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। कायरल होने के लिए मॉलिक्यूल को अनसिमेट्रिकल होना बहुत ज्यादा जरूरत है, अनसिमेट्रिकल मतलब कि चारों ग्रुप आपका डिफरेंट होगा। अभी हम लोग ना इसको पहले क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग देख लिए थे DE और F, हम लोग यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑल हैज 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द टेट्राहेड्रल कार्बन, इसीलिए हम लोग इसको कायरल बोल देते हैं। ये आपका कायरल मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, जैसे 2 क्लोरोब्यूटेन 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल हो गया, यहाँ पे ब्रोमो क्लोरो आयोडो, ये सभी जो है ना आपका कायरल मॉलिक्यूल का ही एग्जांपल है। यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे बीच वाला जो कार्बन कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा। Stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror image are called enantiomer, यानी कि आप यहाँ पे ये जो है ना इसको D और F को देखेंगे तो यहाँ पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है मिरर इमेज पे, नॉन सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेज पे, तो इसीलिए हम लोग इस दोनों को हम लोग enantiomer बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप एकदम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये दोनों जो है आपका D एंड F, D एंड F को आप लिख सकते हैं, D एंड F जो है आपका enantiomers हो जाएगा, ये आपका इनएंशियोमर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे A एंड B इन फिगर 6.5 एंड D एंड E इन फिगर 6.6 आर इनएंशियोमर, यानी कि आपका यहाँ पे जो है A एंड B ये आपका जो है ना सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, इसको उठा के इसके ऊपर डाल दीजिए, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, जब 180 डिग्री रोटेट कर देते तब करता, यानी कि डायरेक्टली मिरर इमेज नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग A और B को, A और C को नहीं बोल सकते, A और B को हम लोग जो है ना A एंड B को भी हम लोग इनएंशियोमर ही बोलते हैं। A एंड B भी आपका इनएंशियोमर्स ही हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, इसमें तो लिखा ही हुआ है। अब हम लोग इनएंशियोमर जो होता है आपका, ये पोजेज आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नेमली मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो आपका जैसे D एंड F है, A एंड B है, ये आपका इनएंशियोमर है। इनएंशियोमर का मतलब कि सुपर, इसका जो है ना मिरर इमेज जो है ना सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका जो इनएंशियोमर होता है, ये आपका ना इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। द ओनली डिफरेंस डिफर विथ रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इफ वन ऑफ द इनएंशियोमर इज डेक्स्ट्रो तो अदर विल बी लिवो, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं। अभी हम लोग मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनएंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज आता है रेसमिक मिक्सचर के बारे में। यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं, ये है आपका रेसमिक मिक्सचर, देख लेते हैं। रेसमिक मिक्सचर में आपको, रेसमिक मिक्सचर में ना होता क्या है कि 50% जो है ना आपको डी वाला मिलेगा, प्लस वाला मिलेगा, और साथ में आपका 50% जो है आपका एल वाला मिलेगा। तो यानी कि एक अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज है
एक ऐसे हम लोग कर देते हैं इसको, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि ये दोनों जो है ना मिल करके क्या करा देगा, नेट रोटेशन जो है ना 0 करा देगा, और आपको एक जो है ना 50% एल मिलेगा, 50% डी मिलेगा। ये दोनों मिल करके हम लोग दोनों को मिक्सचर को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। नेट रोटेशन इसका 0 होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मिक्सचर कंटेनिंग 2 एंटियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि नेट ऑप्टिकल रोटेशन इसका 0 हो जाएगा। 50% जो है ना लेफ्ट करेगा तो 50% राइट कर देगा। due to one isomers will be cancelled by the rotation due to other isomers. Such a mixture is known as racemic mixture और racemic modification भी कहा जाता है। racemic mixture is represented by प्रीफिक्सिंग DL या प्लस माइनस, क्योंकि प्लस भी है माइनस भी है, डी भी है एल भी है, तो DL भी लिख सकते हैं और प्लस माइनस भी लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, तो जैसे आपको प्लस माइनस कहीं पे दिखता है तो मान लीजिए कि ब्यूटेन टू ऑल का रेसिमिक मिक्सचर की बात हो रही है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनैंशियोमर इनटू रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रेसिमाइजेशन, यानी कि इनैंशियोमर जो है इसको आप रेसिमिक मिक्सचर बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रेसिमाइजेशन कहते हैं। हम लोग डिटेल तो जीओसी में बात करते ही है यहाँ पे इसके बारे में, और हम लोग जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना एग्जांपल 6.8 की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ना हम लोग आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पेयर ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे जो है ना हम लोग वेज एंड डाइस रिप्रेजेंटेशन जो क्लास 11 में पढ़े हुए हैं इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है ना, यहाँ पे एक Br लगा हुआ है, एक H लगा है, CH3OH लगा, यानी कि चारों का चारों ग्रुप डिफरेंट दिख रहा है, यानी कि आपका ये वाला जो है अनसिमेट्रिकल कह सकते हैं और कायरल आप यहाँ पे कह सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सेकंड वाला पेयर देखिए, यहाँ पे Br2 लगा हुआ है, यानी कि सेम कार्बन पे दो सेम जो है ना ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये आपका जो है ना कायरल कार्बन नहीं होगा, यानी कि आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये आप मान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ना इस वाला को देखेंगे जहाँ पे आपका चारों ग्रुप डिफरेंट है। एक तरफ CH3 है, एक तरफ आपका ये वाला कंपाउंड दिख रहा है, एक तरफ H है, एक तरफ OH है। ये तो ठीक है, समझ में आता है, चार अलग अलग है। लेकिन ये वाला कार्बन को आप देखिए, ये वाला कार्बन में ना इधर CH3 और दो कार्बन इधर अलग है, ये वाला अलग है, और ये वाला जो है ना इस साइड अलग है, यानी कि दोनों का दोनों क्या है, सेम है। ये और ये दोनों को देखिए सेम। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग जो है ना फिर से देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं पेन से। हम लोग यहाँ पे देखिए, इस वाला कार्बन को देखिए आप, ये दो कार्बन है, और यहाँ पे आपका ना दो कार्बन इधर भी है, तो दोनों सेम है, यानी कि इस वाला कार्बन के दोनों साइड जो है ना सेम है, यानी कि आपको इसको हम लोग कभी भी कायरल कार्बन नहीं कह सकते हैं। ये इसीलिए आपका कायरल कार्बन इसमें यहाँ हो जाएगा। इस वाला में देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस वाला कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पे Br लगा है, और एक तरफ इसका ना पीछे की तरफ प्रोपाइल लगा है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मान लेते हैं। ये जो दो हाइड्रोजन इसमें लगा हुआ दिख रहा है, दो हाइड्रोजन, तो दोनों सेम हाइड्रोजन है, और आप कभी भी इसको जो है ना कायरल नहीं कर सकते हैं। तो ये कायरल नहीं होगा, ये भी कायरल नहीं होगा, और ये भी कायरल नहीं होगा। और ये वाला कार्बन देखिए, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, एक तरफ ऊपर हाइड्रोजन मान सकते हैं ये जो जुड़ा हुआ, और एक तरफ Br है। यहाँ पे इसको कायरल आप बोल सकते हैं। यानी कि आपको इसमें से समझ में आ गया होगा कि कौन सा कायरल है कौन सा कायरल नहीं है। सबका आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट ना रिटेंशन के बारे में बात करेंगे। रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है कि रिटेंशन मतलब कोई चीज रिटेन रह जाना, रुका हुआ रह जाना, पहले रिएक्शन के पहले रिएक्शन के बाद आपका जो है ना कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन असिमेट्रिक सेंटर, यानी कि आपका जो है ना असिमेट्रिक कार्बन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला है। यहाँ पे आप देखिए, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ आपका यहाँ पे CH2OH है, एक तरफ मिथाइल है, और एक तरफ दो कार्बन का इथाइल है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये आपका असिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि कायरल कार्बन, ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स टू एन असिमेट्रिक सेंटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे आपका जो है ना अल्कोहल जो है, यहाँ पे आपका ना एसिड के साथ जो है ना HCl के साथ अल्काइल HCl के साथ रिएक्शन करके, रिएक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे OH जो है आपका वाटर अलग हो रहा है, और यहाँ पे Cl रिप्लेस कर रहा है, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट जब बना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना कार्बन और OH बॉन्ड का ब्रेक हुआ है, और कार्बन ये आपका Cl आके जुड़ गया। एसिमेट्रिक कार्बन के चारों तरफ कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट जो दिख रहा है, इस प्रोडक्ट को हम लोग रिटेंशन प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि आपका एसिमेट्रिक कार्बन के चारों तरफ कोई भी आपका बॉन्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, रिएक्शन से पहले जैसा था रिएक्शन के बाद भी वैसा ही यहाँ पे इसको मिल गया है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिटेंशन। In general, if during a reaction no bond to the stereo center is broken, the product will have the same general configuration of group around the stereo center.
एज द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट में जो स्टीरियो सेंटर था, जिस तरह का चारों ग्रुप लगा हुआ था कायरल कार्बन से, यहाँ पे सेम ही देखने को मिलेगा। सच रिएक्शन इज सेड टू proceed with retention of the configuration. Consider as an example a reaction that take place when -2 methyl butane 1 all is heated with concentrated HCl। HCl के साथ रिएक्शन करा दे तो यहाँ पे आपका स्टीरियो सेंटर इस कार्बन का भी सेम रह रहा है, सिर्फ ये बॉन्ड OH का टूटता है और ये यहाँ पे Cl आके जुड़ जाता है, यहाँ पे अलग हो गया। It is important to note that configuration at a symmetric center in the reactant and the product is same, but the sign of optical rotation has चेंज, यानी कि आपका सिमेट्री तो सेम है लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन का जो साइन है, एक माइनस वाला था, एक आपका एल फॉर्म था, तो बाद में आपका डी फॉर्म हो गया। दिस इज सो बिकॉज, ये ऐसा क्यों हुआ है? दिस इज सो बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड विथ सेम कॉन्फ़िगरेशन एट एसिमेट्रिक सेंटर मे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। क्योंकि आपका एक ही एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर के दोनों तरफ जो है आपका मतलब एक ही सेम एसिमेट्रिक कार्बन में दो ऑप्टिकल रोटेशन संभव है, एक में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। बिकॉज टू डिफरेंट कंपाउंड विथ सेम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि दो अलग अलग कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशन सेम है एसिमेट्रिक सेंटर के चारों तरफ, मे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन, ऐसा पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पे माइनस और प्लस यहाँ पे पॉसिबल हो गया। वन में भी डेक्स्ट्रो प्लस हो सकता है और दूसरा आपका लीवो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे बात कर लिए, अभी हम लोग ने इन्वर्जन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? इन्वर्जन, रिटेंशन, रेशमाइजेशन। हम लोग इन्वर्जन भी पहले पढ़े हैं, वाल्डन इन्वर्जन वाला बात पढ़े हैं पहले से ही हम लोग, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट वाला। एक रिटेंशन अभी अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, और रेशमाइजेशन हम लोग पीछे देखे, 50% एल बनेगा और 50% डी बनेगा, ये तो पहले ही। देयर आर थ्री आउटकम्स फॉर अ रिएक्शन एट एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम व्हेन ए बॉन्ड डायरेक्टली लिंक टू अ सिमेट्रिक कार्बन एटम इज ब्रोकन। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, ये कार्बन के चारों तरफ एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है CH3 या C2H5 और एक तरफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर रिएक्शन प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है, तीन तरह से यहाँ पे तीन जो है ना ऑप्शन आपको रिएक्शन करने को देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग Y को जो Y के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, व्हेन अ बॉन्ड डायरेक्टली लिंक टू अ सिमेट्रिक कार्बन एटम इज ब्रोकन कंसीडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप X बाय Y। यानी कि आपका मान लेते हैं Y का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है रिप्लेसमेंट होने का। यहाँ पे सेम टू सेम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे X को हटा के X की जगह पे सेम टू सेम Y जुड़ जाएगा, या फिर इसका ना ये जो है आपका कह सकते हैं कि मिरर इमेज बनेगा, यानी कि आप कह सकते हैं इन्वर्जन बनेगा। यानी कि ये जिस तरह से दिख रहा है, इसका मिरर इमेज आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे Y लगा दीजिए, यहाँ पे Y इसको लगा दीजिए, यानी कि आपका इन्वर्जन देखने को मिला। X को हटा करके Y लगाएंगे तो ये बनेगा, और ये आपका एक बना है और एक आपका ये बना है, ये आपका सिमिलर बना है और ये आपका इसका जस्ट इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बना। और इसी दोनों का मिक्सचर अगर A और B का 50-50% मिल जाता है तो इसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। इफ A इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन द प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। आप देख रहे हैं ना, रिटेंशन एकदम सेम टू सेम है, कार्बन के जिस तरह से पहले कॉन्फ़िगरेशन था, बाद में एसिमेट्रिक कार्बन के चारों तरफ सेम ही है। नोट दैट कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन रोटेटेड इन A, यानी कि रोटेटेड हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका जो है ना कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम। इफ B इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन, यानी कि आपका ये जो B है, ये जो है ना कार्बन वाला जो आपका जो है सेम टू सेम आपका रहा है, सब कुछ सेम है, लेकिन आपका यहाँ पे इन्वर्जन देखने को मिलता है ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन इन्वर्टेड इन B, यानी कि B में आपका इसका इन्वर्जन हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, if a 50-50% जो है मिक्सचर ऑफ A and B is obtained, then the process is called रेशमाइजेशन and the product is optically inactive। यानी कि आपका जो है ना ऑप्टिकल एक्टिव रहा ही नहीं, 50% आपका अगर D प्लस अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो L वाला इसको निगेटिव घुमा देगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि दोनों का अगर A और B का प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि 50% आपका ये वाला मिलता है रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलता है और 50% आपका जो है इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो दोनों जो है ना मिल करके इसको आपका 50-50% मिला करके इसको ऑप्टिकल रोटेशन 0 कर देगा। Respiration and the product is optically inactive as one isomer will rotate the plane polarized light in the direction opposite to another, यानी एक प्लस घुमाएगा तो एक माइनस घुमाएगा। Now let us have a fresh look at SN1 and SN2 mechanism by taking example of optically active alkyl halide। यानी कि हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हाइड यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हाइड क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हाइड का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन के साथ जो अल्काइल हाइड लगा हुआ है, यहाँ पे जो कार्बन है बीच में, ये कायरल कार्बन, यानी कि चारों ग्रुप इसका डिफरेंट है, यानी कि एसिमेट्रिकल कार्बन है। एसिमेट्रिकल कार्बन होगा तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो ये आपको जो है ऑप्टिकल रोटेशन वगैरह देगा। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हाइड, the product formed as a result of SN2 mechanism has the inverted configuration। यहाँ पे आपको SN2 mechanism में तो हम लोगों को पहले से ही पता है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, तो इसीलिए प्रोडक्ट हमेशा इन्वर्जन ही देखने को मिलता है, वाल्डन इन्वर्जन। Configuration as compared to the reactant,
This is because the nucleophile attaches itself on the side opposite to one where the halogen atom is present. उसके opposite side से जुड़ता है. When -2 bromo-octane is allowed to react, यानी कि ये आपका है ब्रोमो-ऑक्टेन. ब्रोमो-ऑक्टेन ये नहीं है, मतलब कि ठीक है, यहाँ पे 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 2 ब्रोमो-ऑक्टेन, यहाँ पे देख रहे हैं, is allowed to react with sodium hydroxide, NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, plus octane 2-ol is formed with the OH group occupying the position opposite to what bromide has occupied, यानी कि Br जो है आगे की साइड था, तो यहाँ पे OH जो है पीछे की साइड यहाँ पे आके जुड़ गया. Thus SN2 reaction of optically active halide are accompanied by inversion of configuration, यानी कि SN2 reaction जो देखने को मिलेगा ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड में, ये आपको इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाएगा. In case of optically active alkyl halide, SN1 reaction are accompanied by racemization. Can you think of the reason why it happens? Actually, the carbocation formed in the slow step being sp2 hybridized is planar, as the attack of nucleophile may be accomplished by either side of the plane of carbocation, resulting in a mixture of product. यानी कि इतना मैं कहना चाह रहा है, इतना दूर में आपको यही कहना चाह रहा है कि आपको पहले से पता है कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटान बनता है. स्टेप 1 जो है ना, ये है आपका स्टेप 1, और ये है आपका इसका स्टेप. SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है ये आपका यहाँ पे कार्बोकेटान बना है. कार्बोकेटान यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बन चुका है. कार्बोकेटान जब यहाँ पे बन गया, ये वाला आपका कार्बोकेटान पहले से बन चुका है. यहाँ पे कार्बोकेटान को देखिए, यहाँ पे OH ग्रुप जो है ना अटैक करना है. यहाँ पे Br हम लोग निकाल दिए, इसमें से Br बाहर चला गया, तो यहाँ पे जो OH है ना, एक बार ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है. अगर मान लीजिए कि ऊपर से अटैक करता है, यहाँ पे ये OH ऊपर से अटैक करेगा तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो इस तरह से बनेगा. यानी कि ऊपर से अगर मान लीजिए कि 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक आपका जो बनेगा ये आपका जिस तरह का जो आपका ये कॉन्फ़िगरेशन है सेम टू सेम बनेगा, एक इसका जस्ट उल्टा बनेगा. दोनों तरह का पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है. हम लोग SN1 रिएक्शन जब पढ़े थे तो इसको हम लोग पहले भी बात कर लिए थे कि एक आपका जो बनता है ये रिटेंशन बनता है, एक जो बनता है आपका इन्वर्जन बनता है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ पे one having the same configuration attaching on the same position as halide ion, यानी कि जो Br का पोजीशन था वही आपका पोजीशन लिया है, और दूसरा आपका इसका इन्वर्जन हो गया. एंड अदर हैविंग अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन OH, यानी कि OH attached to the side opposite to halide ion, यानी कि जो Br जुड़ा हुआ था उसके अपोजिट साइड में. This may be illustrated by hydrolysis of optically active 2-bromo-butane which result in the formation of plus-minus butane 2-ol. यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी जो है ना, आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यानी कि आप इसमें हम लोग आराम से इजीली जो है ना, हम लोग ब्यूटेन 2-ol में इजीली देख सकते हैं कि एक आपका प्लस ब्यूटेन 2-ol बना है, एक आपका माइनस ब्यूटेन 2-ol बना है. यानी कि आपका यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर बन चुका है, और यहाँ पे प्लस माइनस ब्यूटेन 2-ol हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. तो यहाँ तक हम लोग जो है ना अभी तक जितना पढ़े हैं, ये सभी जो है ना आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही कहानी था. और हम लोग SN1 पढ़े, SN2 पढ़े, और ये सभी हम लोग अल्काइल हैलाइड के अंदर पढ़े. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना सबसे पहले स्टार्ट किए थे केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग जो स्टार्ट किए थे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, यानी कि हम लोग सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ना अल्काइल हैलाइड का ही शुरू किए थे. एराइल हैलाइड का केमिकल रिएक्शन हम लोग आगे अभी स्टार्ट करने वाले हैं. अभी तक आपका अल्काइल हैलाइड में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो फर्स्ट था उसको हम लोग पढ़े हैं. सेकेंड इसमें था एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड इसका था आपका रिएक्शन विथ मेटल्स. तो ये जो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का ही हो रहा है. और हम लोग इसके बाद जो है रिएक्शन विद मेटल्स देखेंगे. इसमें भी 2 मेटल आके रिएक्शन करता है, एक Mg मेटल रिएक्शन करता है, एक आपका सोडियम मेटल रिएक्शन करता है. तो यहाँ पे आपका हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में एलिमिनेशन का रिएक्शन की बात करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में. देखिए, सबसे पहले आप एक चीज याद रखिए कि एलिमिनेशन का मतलब होता है कोई चीज एलिमिनेट होना, रिमूव होना, बाहर जाना. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड है, और जैसे 2 तरह का कार्बन यहाँ पे दिख रहा है, एक अल्फा कार्बन है, एक बीटा कार्बन. यानी कि आपका जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये कार्बन है, और यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी में वही हम लोग लिखेंगे. देखिए, जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं. यहाँ पे इसको हाइड्रोजन होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए. यानी कि अगर मान लीजिए कि इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, तो आपको एलिमिनेशन करने के लिए सबसे पहले बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है.
यानी कि व्हेन अ हैलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन एटम, यानी कि हैलो एल्केन जो है इसके पास बीटा हाइड्रोजन होगा, ये जो है ना हीट करेंगे विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करें, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। ये आपको जब रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द अल्फा कार्बन, यानी कि हम लोग इसको अलग कलर से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यानी कि आपका ये जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन से निकला है, और ये हाइड्रोजन एटम जो है आपका बीटा कार्बन से निकला है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि ये आपका बेस जो है ना, इसमें KOH में जो आपका एल्कोहलिक वाला में था, ये मान लेते हैं कि बेस है, ठीक है। ये जो है आपका बेस जो है हाइड्रोजन के साथ आकर के जुड़ जाएगा, और यहाँ पे BH अलग बना लेता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्कीन बनेगा, ये आपका एल्कीन बन चुका है, और साथ में आपका BH बन गया है, और साथ में आपका X माइनस अलग हो चुका है। यानी कि आपको इसमें ये देखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको हमेशा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और बीटा कार्बन के पास से हाइड्रोजन चला जाता है, अल्फा कार्बन के पास से हाइड्रोजन चला जाता है, और ये जो हाइड्रोजन जाता है बेस के साथ में कंबाइन करके BH बना लेता है, और हाइड्रोजन अपना लिविंग ग्रुप के फॉर्म में X माइनस करके अलग हो जाता है, और यहाँ पे जो है ना बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका इस रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और अल्काइल हैलाइड के अंदर यहाँ पे हो रहा है। When a halogen with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and halogen atom from the alpha carbon atom, और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाले हैं, एज ए रिजल्ट एल्कीन इज फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट सिंस बीटा हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व, यानी कि इस रिएक्शन में यहाँ पे आपका बीटा हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए इस वाला कार्बन को, आप यहाँ पे देखिए, ये जो है ना आपका 2 ब्रोमोपेंटेन है, 2 ब्रोमोपेंटेन है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दो तरह का पॉसिबिलिटी है, सी 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 सी, और यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन इधर है, और यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इसके पास Br लगा हुआ है। ये बीटा कार्बन हो गया, और इधर अपना CH3 होगा, ये CH2 होगा, और ये आपका CH2 होगा। तो यहाँ तक तो खत्म हो गया। हम लोग इसको बोलते हैं 2 ब्रोमो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए 2 ब्रोमोपेंटेन। अब देखिए हम लोग आगे, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 ब्रोमोपेंटेन है, इसको यहाँ पे जो है ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका जो है Br जो लगा हुआ है ये आपका अल्फा है, और दोनों साइड इसके बगल में यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपका बीटा हाइड्रोजन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग इधर साइड का रिएक्शन कराते हैं, हम लोग ये वाला बीटा के साथ ये हाइड्रोजन लेकर के चलते हैं, तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये कुछ इस तरह से, CH3, ये आपका CH2 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और ये आपका डबल बॉन्ड C हो जाएगा, और यहाँ पे आपका CH2 हो जाएगा, और ये Br और H इसका लेकर के चला जाएगा। तो CH3 CH2 और आपका फिर CH यहाँ पे एक बच गया है ये वाला, और CH आपका ये प्रोडक्ट बन गया, यानी कि इसका नाम है आपका पेंट 1 इन। अगर मान लीजिए कि ये वाला बीटा हाइड्रोजन लेकर के चला गया, तो यहाँ पे आपको CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया, यानी कि इधर साइड आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, 2 पे है पेंट, 2 पे है इन, तो पेंट 2 इन हुआ। तो अगर मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट था, सेटजेफ नाम था इसका, जेटसेफ या सेटजेफ भी इसको बोलते हैं, कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जो है ना बेस के साथ जो जुड़ा है, ये OH माइनस बेस है,
तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है जुड़ने का, दो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो दो एल्कीन बनेगा तो हम लोग का प्रोडक्ट जो है मेजर प्रोडक्ट वही एल्कीन होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसी को रूल हम लोग यहाँ पे जेटसेप रूल इसको बोले जाते हैं। यानी कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो एल्कीन फॉर्म हुआ है वो एल्कीन अगर आपका जो है आपका दो अगर एल्कीन बन रहा है तो दोनों एल्कीन में जो ज्यादा मोर स्टेबल एल्कीन होगा वो उसका मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे हम लोग 11th क्लास में जो है ना ये पढ़ चुके हैं एल्कीन का स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं। तो हम लोग ना सबसे पहले अल्फा एच देखते हैं। तो ये एल्कीन है, ये इसका एल्कीन है ये वाला। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन को छोड़ के इसके जस्ट बगल वाला कार्बन को आप देखिए, यहाँ पे जस्ट बगल वाला को देखिए, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसके पास टोटल जो है ना 5 अल्फा एच होगा। यानी कि ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं डबल बॉन्ड के बगल वाले। इसको भी घेर दिए, यहाँ पे इस साइड 2 है तो यहाँ पे अब इसके पास जो है ना 2 अल्फा एच हो गया, तो इसीलिए 5 अल्फा एच है, तो इसीलिए ये मोर स्टेबल एल्कीन हो गया। और इसका प्रोडक्ट जो है ये टोटल 81% जो है ना बनता है, और ये आपका 19% ही बनता है। तो यहाँ तक आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम, यानी कि बीटा हाइड्रोजन 2 है इसीलिए 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी है। दीज फॉर्म पार्ट ऑफ अ पैटर्न फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर जेटसेव, सबसे पहले देखा था, इसको हम लोग सेटजेव भी बोलते हैं। who in 1875 formulated a rule which can be summarized as in dehydrohalogenation reaction। हाँ, इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आपको हाइड्रोजन भी निकला है और हैलोजन भी निकला है, दोनों अपना चला गया है। तो ये रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन को ही डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन व्हिच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, यानी कि अल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच्ड होगा, तो हम लोग अल्फा एच बोल सकते हैं ज्यादा है, तो हम लोग सबसे अच्छा ना मोर स्टेबल एल्कीन ही बोल देंगे, तो इजीली हम लोग को समझ में आ जाएगा। और मोर स्टेबल एल्कीन देखने के लिए आप अल्फा एच को गिनती कर लीजिए और इजीली आप समझ जाएंगे कि कौन सा आपका ज्यादा स्टेबल है। और इसमें हम लोग preferred product is that alkene which has the greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon atom, thus 2-bromopentane gives pentoene as the major product। आपको यहाँ पे मिल चुका है 81%। हम लोग अभी नेक्स्ट जो है ना थर्ड रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड रिएक्शन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इसमें कुछ ना डब्बा के अंदर लिखा हुआ है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो आपको पता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन कब होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होता है, अलग अलग जो है ना सॉल्वेंट होता है, बीटा हाइड्रोजन होता है, एक केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन। ये इट इज अ रेस है, केमिकल रिएक्शन तो रेस है, जो आपका जो है ना फेवरेबल होगा वही रिएक्शन होगा। कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेंड्स टू डू बाय द लार्ज व्हाट इज द इजीएस्ट फॉर देम, एंड आपका कंपीटिंग रूट सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 एलिमिनेशन कोई भी रूट हो सकता है रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए। आप यहाँ पे अल्काइल हैलाइड स्ट्रेंथ साइज ऑफ बेस न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपका मान लीजिए कि बेस बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा इधर करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कंपटीशन, इट इज अ रेस दैट वन बाय द फास्टेस्ट रनर। ये आपका जो है ना इजीएस्ट जो है ना जो होगा वही रिएक्शन होगा। विथ बीटा हाइड्रोजन एटम व्हेन रिएक्टेड विद अ बेस न्यूक्लियोफाइल हैज टू कंपीटिंग रूट्स। यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल के पास जो है ना हो रहा था, तो यहाँ पे 2 रूट्स था, बीटा हाइड्रोजन एटम के पास भी रिएक्शन कर रहा था। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 एलिमिनेशन व्हिच रूट विल बी टेकन अप डिमांड्स अपॉन द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिए यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ बेस पे भी डिपेंड करने वाला है यहाँ पे कि कौन सा होगा। दस अ बल्कियर न्यूक्लियोफाइल विल प्रीफर टू एक्ट एज अ बेस, यानी कि अगर कोई बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, इसको यहाँ पे भी तो आपका जो है ना न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है, तो यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ना होता है, तो हम लोग जो है अगर बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है तो ये अपना बेस की तरह एक्ट करेगा एंड एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन रादर देन अप्रोच अ टेट्रावैलेंट कार्बन एटम स्टेरिक रीजन, यानी कि अप्रोच करने से अच्छा है कि ये आपका प्रोटॉन जो है एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन रहता है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा ये करने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए कि बेस है तो ये होगा, इसका उल्टा भी हो सकता है। सिमिलरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड विल प्रीफर SN2 मैकेनिज्म। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये आपका सेकेंडरी हैलाइड SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों शो कर सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ बेस एंड टर्शियरी हैलाइड SN1 एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ भी नहीं है, इसको पढ़ने होने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए अपना
इजिली है, समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन है, अगर मान लीजिए बड़ा ग्रुप है तो बेस की तरह काम करता है, और यहाँ पे छोटा ग्रुप है तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। 2 डिग्री के केस में, 1 डिग्री केस में, तो ये आप यहाँ पे नीचे वाला लाइन देख सकते हैं। प्राइमरी अल्काइल विल प्रीफर SN2 रिएक्शन और सेकेंडरी हैलाइड SN2, और एलिमिनेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस न्यूक्लियोफाइल। टर्शियरी हैलाइड अगर रहेगा तो ये आपका SN1 रिएक्शन भी हो सकता है टर्शियरी हैलाइड में, और SM एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पे, यानी कि एल्कीन के स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन भी बोल सकते हैं, यानी कि जो फेवरेबल ज्यादा होगा वही रिएक्शन होगा। हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स पे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना यहाँ दो तरह का मेटल्स अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने वाले हैं, एक Mg मेटल है, एक सोडियम मेटल। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड्स। यानी कि आप देखिए ऑर्गेनिक क्लोराइड जो है या ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ClBrI, रिएक्ट करता है सर्टेन मेटल के साथ में, और ये देता है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड, यानी कि जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड आपका कार्बन मेटल बॉन्ड जो है ना पाया जाता है इसमें। सच कंपाउंड आर नॉन एज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, यानी कि कार्बन मेटल का बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है उसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलेंगे। एन इंपोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रीनार्ड, यानी कि विक्टर ग्रीनार्ड 1900 के आसपास में जो है ना आपका सबसे पहले डिस्कवरी किया था। ये आपका इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड था, RMgX, इसको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को यहाँ पे बोला जा रहा है। Referred as a Grignard reagent, उसी के नाम पे रख दिया Grignard reagent। This reagent are obtained by reaction of haloalkane with magnesium metal in dry ether। तो यहाँ पे आपका ना अल्काइल हैलाइड है, इसको Mg मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे RMgX यहाँ पे मिलता है, ये याद रखना। इन द Grignard reagent कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो है ना कोवेलेंट नेचर का होता है बट हाईली पोलर होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं RMgX में हैलोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो Mg का इलेक्ट्रॉन सब खींच के इसको लेने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे Mg से ज्यादा जो है कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो यहाँ Mg से ना कार्बन भी खींचता है थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे विथ कार्बन पुलिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैग्नीशियम, द मैग्नीशियम हैलोजन बॉन्ड इज एसेंशियली आयनिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल प्लस है और यहाँ पे डेल माइनस है, और कार्बन भी खींच रहा है। ग्रिग्नार्ड एजेंट आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा, ये आपका RMgX जो है ना बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये हवा में भी रिएक्शन कर लेता है विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटोन टू गिव हाइड्रोकार्बन। इवन वाटर, अल्कोहल, एमाइंस आर सफिशिएंटली एसिडिक to convert them to corresponding hydrocarbon. It is therefore necessary to avoid even traces of moisture from a Grignard reagent। मॉइस्चर अगर कहीं से भी इसको मिल जाता है, हवा से भी अगर मान लीजिए मॉइस्चर प्रेजेंट है हवा में, और हवा में भी आपका प्रेजेंट है मॉइस्चर, तो ये इजीली हवा में भी रिएक्शन कर जाएगा। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम अ Grignard reagent। दैट इज व्हाई रिएक्शन इज कैरीड आउट इन ड्राई ईथर कंडीशन में कराया जा रहा है, क्योंकि हवा में अगर मॉइस्चर रहेगा तो ये रिएक्शन करके आपको हाइड्रोकार्बन बना देगा। On the other hand, this could be considered as one of the method of converting halide to hydrocarbon। यानी कि आपको अल्काइल हैलाइड से आप देख रहे हैं कि आपका इजीली जो है ना हाइड्रोकार्बन मिल जा रहा है, तो ये हम लोग मेथड के रूप में इसको यूज करते हैं अगर हाइड्रोकार्बन बनाना है तो। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ऊर्ज रिएक्शन के बारे में। हम लोग जो है ना ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को ना सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। इससे पहले हम लोग Mg मेटल लेते थे, यहाँ पे सोडियम मेटल है, इसको हम लोग ऊर्ज रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन containing double the number of carbon atom present in the halide। यानी कि आप देखिए यहाँ पे अल्काइल में एक कार्बन है, तो यहाँ पे आपका 2 कार्बन बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि जब भी आप ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे, ऊर्ज रिएक्शन के अंदर अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करा देते हैं सोडियम मेटल के साथ में, और ये ड्राई ईथर कंडीशन में होता है, और ये क्या करता है आपको हाइड्रोकार्बन बनाएगा, और जितना नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है आपको अल्काइल हैलाइड में, उसका डबल यहाँ पे 2 हो जाता है, डबल हो जाता है आपको हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पे भी आपको हाइड्रोकार्बन बन रहा है, और इससे पहले जो है ना आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी हाइड्रोकार्बन बन ही रहा था, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक बात कर लिए हैं। अभी हम लोग ना रिएक्शन ऑफ हैलोजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं, और अच्छे से जो है ना पढ़िए, समझिए, एनसीईआरटी को बुक को रख करके पढ़िए, जिससे कि थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा। और आप लोग जो है ना लाइन बाय लाइन क्लियर करते चले जाइए। हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप भी है, वीडियो के नीचे आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ग्रुप को भी ज्वाइन रखिए। वहाँ पे हम लोग ना सारा PDF जो है इसको यहाँ पे डाउनलोड कर देंगे, और साथ में हम लोग DPP वगैरह भी लाने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना अच्छा तरीके से एनसीईआरटी क्लियर कर लीजिए, और हम लोगों का DPP सॉल्व करिए, और हमारे वीडियो को जो है ना लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग को जो है ना कमेंट भी जो है ना अगर है तो कुछ करिए, और हम लोग को सपोर्ट करिए। और हम लोग जो है ना नेक्स्ट जो है अभी वीडियो लाने वाले हैं जो रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस पे होगा। ठीक है, थैंक यू।